सी-टेट प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस का सेशन है ये। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, कुछ ने 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? पहला ऑप्शन, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ये तो हो नहीं सकता, कॉपी में सही उत्तर, अध्यापक को बच्चे कॉपी में सही आंसर नहीं लिखना चाहिए। उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय के नियम समझाएंगे। विनिमय यानी कि दो बच्चे होंगे, एक को आप 4 वस्तु दे दीजिए, एक को 5 वस्तु दे दीजिए और उनको बताइए कि 4 और 5 वस्तु का विनिमय क्या होता है। उनको उस समूह में रखेंगे जिसमें सही लिखा होगा। नहीं, जिन बच्चों ने सही उत्तर लिखा होगा आप उन ग्रुप में उसमें नहीं डाल सकते हैं। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है। 42, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के मुख्य प्रयोजन है। ए ऑप्शन, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। बी ऑप्शन, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। सी ऑप्शन, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। डी ऑप्शन, संख्याओं को निरस्ता को समाप्त करना। तो इसका ऑप्शन आपके ए और बी दोनों ज़्यादा उचित हो जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर प्रतिचित्रण का परिचय देने के लिए त्रिविम यानी होता है 3 डायमेंशन, त्रिविम आपका 3 डायमेंशन होता है। क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन, अनुपातिक विवेचन यानी कि अनुपात को समझाएंगे आप बच्चों के, 2 संख्याओं के अनुपात या 3 से ज़्यादा संख्याओं के अनुपात या वस्तुओं में अनुपात या कुछ और उदाहरण देके आप उन्हें समझा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन ए और बी आपके ज़्यादा सही ऑप्शन है। तो ए और बी कहाँ मिल रहा है? ए और बी थर्ड वाले में मिल जाएगा। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखिए, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चौपड़ गणित पाठ्यक्रम में आता है। सममिति यानी कि आपके सिमेट्रिक ये भी आती है। प्रतिरूप आता है। अनुपात नहीं है। 43 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। 44, सूत्र का प्रयोग के किए बिना यानी आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। निम्नलिखित में से किन साधनों से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों के क्षेत्रफल समान है? यानी 2 आयत होंगे आपके, विभिन्न आयाम होंगे उनके, तो उनके क्षेत्रफल कैसे समान होंगे? तो ये आप कैसे बताएंगे? देखिए पैमाना, पैमाने का यूज़ नहीं होगा। बी, ग्राफ पेपर का यूज़ हो सकता है, क्योंकि ग्राफ पेपर आपका इस तरह का होता है, एक्स और एक्स डैश उसमें वाई और वाई डैश बना होता है। तो ये ग्राफ पेपर से आप यहाँ पे इस तरह के पॉइंट बनते हैं, फिर उनको मिला के, बिंदुओं को मिला के फिर आप एक आयत बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ये दिखा सकते हैं ग्राफ से जरिए। धागा, धागे का तो यूज़ नहीं होगा इसमें। धागे का यूज़ कैसे कर सकते हैं? टाइल, हाँ टाइल का यूज़ कर सकते हैं आप। टाइल और ग्राफ पेपर, टाइल यानी कि जो आपने टाइल्स लगते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो बी और डी राइट आंसर होगा इसका, बी और डी। देखिए इसमें कहाँ पे बी डी मिल रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में बी और डी मिला, तो आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नंबर 3, गणित का स्वरूप। नंबर 4, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। यदि लिंग तो होगा नहीं कारण, तो पहले गलत वाले हटा दीजिए, सही वाला अपने आप आंसर मिल जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये हो सकता है कि हो सकता है वहाँ सामाजिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सही ना हो, तो इसीलिए वहाँ गणित में उनकी उपलब्धियाँ कम हो रही हैं। गणित का स्वरूप नहीं, गणित का स्वरूप तो हो नहीं सकता ऑप्शन। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता नहीं, स्वाभाविक क्षमता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आप 46 क्वेश्चन देखिए, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, यानी 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? ए, लासा विधि का प्रयोग। लासा विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे यहाँ पे। कागज की पट्टियों का प्रयोग, तो कागज की पट्टियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। या जैसे आपने कागज की बड़ी सी पट्टी, कागज की पट्टियाँ ले ली, तो उसमें आपने एक बड़ा सा भाग लिया, उस भाग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस तरह से 4 हिस्से डिवाइड कर दिए, 4 हिस्से में से एक हिस्से कलर कर देंगे, तो आप बताएंगे कितना हिस्सा कलर है, तो 1/4 इस तरह से दिखाते हैं। तो कागज की पट्टियों का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होता है। डायनीसिस ब्लॉक्स का प्रयोग नहीं, इसका प्रयोग नहीं होगा। संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं, संख्या चार्ट का संख्या दर्शाने के लिए प्रयोग होगा, क्योंकि देखो 1/4 1/3 से छोटा है, इसके लिए आप कागज की पट्टियों का प्रयोग करेंगे, तो आप बता देंगे 1/4 1/3 से छोटा है। 47, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? आप जो लेसन प्लान बना, पाठ्य योजना यानी कि जो आप लेसन प्लान बनाते थे, जब आपने टीचिंग की होगी, चाहे बीटीसी की हो या बीएड किए होंगे, आपने लेसन प्लान जरूर बनाए होंगे। तो पाठ्य योजना जब आप बनाते थे, तो उसमें से कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू था? तो नंबर 1, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। नंबर 2, देखिए अनुक्रमण तो नहीं होता था उसमें, पाठ योजना जो होती थी, लेसन प्लान जब आप बनाते थे, तो उसमें आपको अपना पसंदीदा टॉपिक पढ़ाना पड़ता था। जरूरी नहीं, आप शुरू से भी पढ़ा सकते हैं, लास्ट में भी, बीच में भी, जिस टॉपिक को जो आपको अच्छा लगता हो वो आप पढ़ा सकते हैं, ये आपके अनुसार था। तो पाठ्य पुस्तक का अनुक्रम तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। गणितीय संकल्पनाओं का संरचनात्मक ढंग से
प्रस्तुत करना, नहीं ये भी नहीं था। संरचनात्मक ढंग से नहीं। ब्लैक बोर्ड आपको लेना पड़ता था, श्याम पट्ट लेना पड़ता था, और आपको पाठ आवश्यक सामग्री लेनी पड़ती थी, या उसको आपको जरूर कैसे समझाएंगे डायग्राम के जरिए। या नंबर 3, विद्यार्थियों को अवसर देने की वे संकल्पनाओं की संरचना करें। हाँ, इसी के लेसन प्लान में जब आप बनाते थे तो उसमें विद्यार्थियों को अवसर देना जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यानी आपने पहला क्वेश्चन पूछा, देखिए जब भी पाठ योजना बनती थी, लेसन प्लान बनता था, तो उसमें आपको 3 या 5 क्वेश्चन आप बनाते थे। तो जो आपका तीसरा और जो 5वां क्वेश्चन होता था वो हमेशा समस्यात्मक प्रश्न होता था। तो जब आप पहला क्वेश्चन बच्चे से पूछते थे वो उसका आंसर दे देता था, फिर उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन पूछते थे वो भी उसका आंसर दे देता था, तीसरा क्वेश्चन आप ऐसा पूछते हैं बच्चे से कि वो उसका आंसर ना दे पाए। ये सब लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाया जाता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। ये थर्ड 47 का राइट आंसर है। और चौथा वाला क्या है, क्रियाकलापों को लिखना और इसके संदर्भ में प्रश्न देना, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि लेसन प्लान और जब आप माइक्रो टीचिंग होती है उसमें ये सब आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। 48, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा आता है जिसके ऑप्शन बड़े होते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से लगाया करिए। जैसे इसमें कह रहा था कि संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं है, तो आपको इसमें से नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। पहला क्या है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अधिगम में भाषा और संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा सही भाषा और सही संवाद का यूज़ करे, तभी वो जैसा अच्छा बोलेगा, अच्छा सुनेगा, अच्छी भाषा होगी तभी वो समझ पाएगा। दूसरा, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों से अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है कि वो अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। और तीसरा, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फोर्थ देख लीजिए आप, आपका फोर्थ वाला, गणित के दूसरे पाठ्यक्रम क्षेत्रों के भी संबंधों को उजागर किया जाता है, ये भी सही है। तो थर्ड वाला इसका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। गणितीय तत्वों को सीखने के बारे में, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतः विषय परक है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो रचनावादी दृष्टिकोण जो आपका है वो आपका मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये होगा। 50 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम समझ यानी 3 डायमेंशन की बात हो रही है। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, या नंबर 2, मानचित्रों पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, नहीं ये नहीं, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, नहीं इससे 3D कहाँ आएगा, मानचित्र पर शहरों, नहीं इससे 3D नहीं आएगा। त्रिविम होता है आपका 3 डायमेंशन होता है, तो उसमें बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, इससे आप 3D समझा सकते हैं क्योंकि उसमें आप शैडो भी देंगे, यानी परछाई से 3D बच्चा सीख सकता है। 51, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक कैसे प्रतिभा होगी, देखिए ये तो बच्चा सीखता है प्रैक्टिस करके, जितनी आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे आप दक्ष हो सकते हैं, उतनी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये प्रतिभा स्वाभाविक तो होती नहीं है, तो ये तो गलत लग रहा है। तभी दूसरा देख लें, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिमाणों पर प्रभावशाली असर होता है। देखिए जो बच्चा सीखता है उस पर अध्यापक और प्रभावशाली असर होता है। तीसरा, ये तो सही है। तीसरा, विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, तो ये सब तो सही है। 52, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। तो देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें तुलना की जा रही है। कैसे, क्योंकि इसमें देखिए तुलनात्मक जमा हो रहा है, क्योंकि उसके मेरे पास 6 पेंसिल, उसके बाद मुझसे ज़्यादा 2 पेंसिल, यानी 8 पेंसिल होगी, तो एक दूसरे से तुलना ही तो हो रही है। तो यानी पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा तुलनात्मक घटा, घटा तो नहीं हो रहा है, इसमें तुलनात्मक जमा हो रहा है ना, क्योंकि एक के पास 6 है और एक के पास 6 + 2 यानी कि 8 पेंसिल हो गई। तो तुलनात्मक क्या योग हुआ है, तो तुलनात्मक जमा व्यक्लित तो नहीं होगा, यही वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। यह योगात्मक प्रकृति है, नहीं हिंदू अरबी गणना योगात्मक प्रकृति नहीं है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख होता है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये गुणात्मक प्रकृति का नहीं, क्योंकि हिंदू अरबी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको आप अंकों में और गिनतियों में इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन होता है। 54,
प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ये भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तब आप आंसर निकालेंगे। पहला, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। नहीं, आप सीमित नहीं रख सकते हैं। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ऐसा क्यों? सरल आकृति की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं, उसमें उदाहरण। और थर्ड है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वैदिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। बिल्कुल सही बात। आप बच्चों को जितना ज़्यादा अवसर देंगे उतनी अच्छी तरह से बच्चे ज्यामिति को सीख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये गलत हो गया, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? नंबर 1, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। नंबर 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्क का देने की क्षमता। नंबर 3, परिकलन में निपुणता की क्षमता। नंबर 4, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता। तो सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता ये तो हो नहीं सकता, पहली बात। परिकलन में निपुणता की क्षमता ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए रटना तो है नहीं आपको सूत्र, तो उसमें स्मरण रटना तो है नहीं, स्मरण करना आपको समझना होता है। मैथ के सूत्र जब तक आप समझेंगे नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, ये भी इसमें नहीं हो सकती है। आपका सेकंड ऑप्शन ही बचा, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। तो 55 का सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन्हीं पे आधारित आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। 16 दिसंबर का पेपर था, उसमें भी पिछली प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे, और प्रीवियस ईयर के जो 2011 से लेकर 20 तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के सारे लगा लीजिए, बस उन्हीं से आपके मैथ के क्वेश्चन मिल। तो आप इन्हीं सबको रिवीजन कर लीजिए और आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को समझ दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।